नलिन है, इन्होंने अभी अभी ये भी पीसीएस का मेंस लिख के आ रहे हैं, ऑलरेडी जॉब में है, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का भी मेंस लिख चुके हैं तैयारी के टाइम पे। तो ये आपको हर अपने फेज, क्योंकि एक लंबी जर्नी इन्होंने की है अलग अलग स्टेज में, तो ये हर फेज को शेयर कर सकते हैं। आपका कोई डाउट हो जो इनसे आप पूछना चाहते हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा दिमाग में आ रहा हो, सिली से सिली क्यों ना हो, आप इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी टीचर नहीं है, ठीक है। तो टीचर से आप डरते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ मौजूद नहीं रहूंगा तो आप फ्रैंक होकर पूछ सकते हैं, मेरे अगेंस्ट भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मेरा नाम नलिन है, मैं अभी जीएसटी इन कस्टम्स में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी के थ्रू 2014 में दिया था। चलिए मैं शुरू से बताता हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर, जो मेरा ग्रेजुएशन है, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने 2012 में ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद आई वर्क इन स्टील इंडस्ट्री फॉर अराउंड 2 इयर्स। फिर मैंने यूपीएससी के लिए जॉब छोड़ा। मीनवाइल मैंने एसएससी दे दिया, हो गया, तो मतलब आई ज्वाइंड इट। इन टोटल आई हैव गिवन 5 मेंस फॉर यूपीएससी। मार्जिनली मेरा इंटरव्यू कट ऑफ, हर बार आई मिस्ड। In 2022 I appeared for the interview as well in UPSC, और पीसीएस का ये मेरा पहला कह सकते हैं कि सीरियस अटेम्प्ट था, ठीक है। कुछ बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे मेरे कि कहाँ मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ आंसर राइटिंग में, जिसकी वजह से वो एक होता है ना, एक आपका मेंस में आपको एटलीस्ट 50, 60, 70 नंबर का एक मार्जिन चाहिए होता है, ताकि इंटरव्यू में आपके अगर नॉर्मल मार्क्स भी आ रहे हैं तो यू विल गेट क्वालिफाइड। तो देयर वर सर्टेन डिफिशिएंसीज, तो उस पर वर्क करके मतलब आई हैव गिवन दिस, और मोस्ट लाइकली इट इज माय फाइनल अटेम्प्ट, ठीक है। तो और भी जिंदगी में करना है कुछ, यही थोड़ा नहीं करते रहेंगे। तो ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें शेयर करता हूँ, ठीक है। मतलब आप लोग पहले मुझसे पूछेंगे या कि मैं अपनी तरफ से कुछ बताऊं, उसके बाद फिर आप लोग पूछेंगे? पहले बता दें। देखिए, प्रीलिम से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग यूपीएससी के लिए भी कर रहे हैं साथ में, यूपीपीसीएस के लिए ही कर रहे हैं? केवल यूपीएससी के लिए कर रहे हैं आप साथ में ना? तो एक अच्छी चीज क्या हुई है ना कि जो डिफरेंस था पहले यूपीपीसीएस और यूपीएससी में, दैट हैज बीन एलिमिनेटेड बाय यूपीपीसीएस। रादर यूपीपीसीएस में बोलूंगा और रिफॉर्मेटिव स्टेप लिया उन्होंने, दे हैव एलिमिनेटेड ऑप्शनल एज वेल, ठीक है। तो अभी क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड है। लेकिन जो ज्यादा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है एग्जामिनेशन का, वो ये है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में प्रीलिम्स में और मेंस में भी अब बहुत अंतर नहीं रहा है। पहले जमीन आसमान का अंतर होता था, जिस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते थे, जिसमें जैसे यूपीपीसीएस से पूछते थे, डिफरेंस अभी भी है। बट पिछले 2 सालों में अगर आप देखो ना, तो यूपीपीसीएस ने बहुत सारा अपना जो पेपर्स है उनका लेवल चेंज किया है, एंड दे हैव स्टार्टेड असेसिंग द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, प्रीलिम्स में भी। तो एक चीज तो फॉर श्योर है कि आपको जो बेसिक बुक्स हैं सर भी बताते हैं, जैसे एनसीईआरटीज हैं और कुछ सेक्रेट बुक्स हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे लक्ष्मीकांत है, ठीक है। मतलब इसके लिए आप निधि सिंघानिया पढ़ते हैं, सीसीआरटी पढ़ते हैं कल्चर के लिए, हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है बाय हार्ट, और स्पेक्ट्रम आपको बिल्कुल मक करना है अच्छे से। तो हमेशा सही सोर्सेस फॉलो करना है, कोई भी ऐसा नहीं कि इधर उधर का सोर्स उठा लिया, जो स्टैंडर्ड सोर्सेस है उनको आप फॉलो करिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो मस्ट है, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको वो चाहिए रहेगा। और एप्लीकेशन चाहिए, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसको आप कैसे क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं, और एप्लीकेशन आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ये असेसमेंट करने का तरीका आपका है प्रैक्टिस सेट। आपको पढ़ाई करनी है, आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, आपको कंसोलिडेटेड टेस्ट देने हैं। तो आपका ये कि एक आर्ट ऑफ एलिमिनेशन जो होता है ना, कि क्वेश्चन को देख के कैसे आपको, क्योंकि यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है ना, वो एलिमिनेशन का खेल है। आपको सेलेक्ट नहीं होना है, आपको साथ वाले को एलिमिनेट करना है, आपको उससे ज्यादा नंबर लाने हैं बस, आप विल गेट इनटू, ठीक है। और क्वेश्चंस में से 4 में से 3 ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है, एक सही ऑप्शन आपका आना चाहिए। और अब आप देखेंगे ना कि जैसे जैसे पेपर्स यूपीपीसीएस वाले भी दे रहे हैं, तो 50-60% से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें कि आपको श्योर नहीं होता है कि आप जो मार रहे हो आंसर, whether it is right or wrong, आपका एक गेस हमेशा कैलकुलेटेड गेस होता है कि कर दिया है, सही होना चाहिए, हमने वहां वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने उसको अप्लाई किया, एंड आई टुक अ रिस्क कि वो सही होना चाहिए, हमेशा ऐसा लगेगा आपको। और अगर आपका क्लैरिटी है कॉन्सेप्चुअल, तो वो रिस्क हमेशा आपका लगभग आपको सही आंसर देगा, ठीक है। तो एक चीज तो ये, और ये डरना नहीं एग्जाम में कि मतलब ये क्वेश्चन कैसा आ गया, अब एकदम ऐसा नहीं आया कि पढ़ा हुआ है। तो एक होता ना कि एक करंट अफेयर्स में कुछ पढ़ा था कि इस बार का नोबेल किसको मिला, वो आ गया तो सही है,
वो नहीं आया तो कर ही नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस तरीके के क्वेश्चन अब ज्यादातर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है। समर्पण का भी है कि मतलब उस तरीके का नंबर ऑफ टेस्ट भी काफी हैं, तो एलिमिनेट करके प्रीलिम्स का पहले सेट करना है, क्योंकि देखो प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी मेंस देने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, करके बहुत सारे टेस्ट अपीयर होने हैं, आर्ट ऑफ एलिमिनेशन सीखना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, ठीक है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसमें कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होती है। जैसे आपका जैसे सेकेंडरी और प्राइमरी सिस्टम्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जैसे जेट स्ट्रीम होती है, ठीक है, 3 तरीके की होती हैं, एक ट्रॉपिकली स्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, एक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है। तो अब एक इंटरलिंकेज है अपर ट्रोपोस्फेरिक मूवमेंट का, विंड्स का, जो आपका लोअर ट्रोपोस्फियर में जो चीजें हो रही हैं, जैसे मानसून के टाइम पे ट्रॉपिकल डिप्रेशन आते हैं जो कि मानसून की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। और विंटर्स के टाइम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंदी में, मतलब एक्चुअली क्या मेरा इंग्लिश माध्यम रहा है तो हिंदी के टर्म्स मुझे नहीं मतलब थोड़ा सा क्लियर है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है तो आपका उसका संबंध आपके मानसून से है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन से है, और जब वेस्टर्ली चलती है तो उसका संबंध आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से है, जिसकी वजह से वो आते हैं। अब इसके रिलेशन में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये चीज आपको एनसीईआरटी मोर देन क्लैरिटी यू विल गेट फ्रॉम एनसीईआरटी। और जो कुछ बच रहा है अपना जीसी लियोंग पढ़ लिया, ज्योग्राफी के लिए तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी सर आपको मतलब गाइड करेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट अच्छा सोर्स फॉलो करना है, क्लैरिटी लानी है, आर्ट ऑफ एलिमिनेशन सीखना है, ढेर सारे टेस्ट देके प्रीलिम्स में बिना डरे जाना है, यू विल डेफिनेटली क्लियर। प्रीलिम्स सेट है, ठीक है। अभी आपने कर लिया प्रीलिम्स क्लियर। अब जो पहले इनिशियल अटेम्प्ट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो कि मैंने मतलब खुद फेस किया, कि आपका ना प्रीलिम्स का मोड होता है, पेपर लेके बैठे हो आप, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, तो एक तरीके से डिफिकल्ट है लेकिन एक तरीके से बहुत आसान भी है, क्योंकि यू गेटिंग द ऑप्शन बिफोर यू ना, कि आपको एक 3 हटाने, एक लगाना है। मेंस का एग्जाम ना एक अलग तरीके का एग्जाम है, वो सिलेक्शन का एग्जाम है, एलिमिनेशन का एग्जाम नहीं है। उसके लिए आपको 3-4 चीजें चाहिए। पहली चीज, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है आप उसको डिमांड को समझ पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको याद होना चाहिए। देखिए 8 पेपर्स होते हैं यूपीसीएस में, 8 पेपर्स हैं, हिंदी, एसए, जीएस 1 to GS 6, ठीक है। और अगर आप अपने हाथ में शायद से पूरा कंटेंट उठाए ना तो कम से कम इतना हो जाएगा जो आपको याद होना चाहिए। तो एक ह्यूमन ब्रेन का एक लिमिटेड कैपेसिटी, जितना आप याद कर सकते हैं। यू कांट रिमेंबर एवरीथिंग, यू कांट रिमेंबर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप नहीं याद कर सकते। तो अभी आपको ना पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन से फैक्ट्स याद करने हैं, कौन से फैक्ट्स याद नहीं करने, ठीक है। अब ये चीज कैसे पता चलेगी? ये चीज पता चलेगी पहले तो आपको थॉरो रीडिंग देना होगा सारे स्टैंडर्ड सोर्सेस का, ठीक है। पहली चीज स्टैंडर्ड सोर्सेस फॉलो करनी है। दूसरी चीज, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको बहुत थोरोली स्टडी करनी है कि आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आपसे पूछा कि चोला आर्किटेक्चर वाज द जेनिथ ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर इन इंडिया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो द्रविड़ आर्किटेक्चर है उसमें चोला जो एम्पायर का जो आर्किटेक्चर था वो दैट वाज जेनिथ, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन आया है। तो अभी ऐसा नहीं है कि आप पूरा कल्चर का जो अमाउंट है ना आपको बिल्कुल दिमाग में होगा, वहां पे आराम से लिख रहे हैं बैठ के मजे में, ऐसा नहीं है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, यू हैव अ क्लॉक रनिंग अगेंस्ट यू, 7 मिनट गिन के आपके पास, इतने में पढ़ना भी है, उतने में लिखना भी है। अब आईबीसी का कॉन्सेप्ट होता है जनरली मेंस में, हमारे पास आईबीसी का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी होती है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास होता है कंक्लूजन, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन फॉर्मेट है, आपको ज्यादातर जो लोग आंसर राइटिंग बताएंगे ना वो इसी फॉर्मेट में हमको करना है, ठीक है। अब इसकी मैं निटी-ग्रिटीज आपको बताता हूँ। मेंस का क्वेश्चन अगर आपको आया है ना, तो जो मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि मतलब परफॉर्मेंस खराब रही मेंस में, फिर अच्छी हुई, फिर इतनी अच्छी हुई कि कट ऑफ क्लियर हुआ, दो मार्जिन से क्लियर नहीं हुआ, बट यूपीएससी धौलपुर हाउस में जाने का मौका मिला इंटरव्यू देने का, एटलीस्ट इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो क्यों हुआ, मतलब जो मार्जिनल इंप्रूवमेंट भी आया 20 नंबर का, 30 नंबर का, 40 नंबर का, वो क्यों आया, वो मैं बता रहा हूँ आपको अपनी जर्नी से। और इस बार का रिजल्ट अभी पेंडिंग है तो पता नहीं क्या होने वाला है, विल सी। अभी क्या ना,
होता क्या है, जैसे क्वेश्चन आपने देखा तो हर एक टॉपिक पे आपका ना इंट्रोडक्शन का क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि चोला एम्पायर was the zenith of Dravidian architecture. Chola architecture was a zenith of Dravidian architecture in India, ऐसे करके क्वेश्चन आया। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जांपल कि गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ चोला आर्किटेक्चर, तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं कि चोला आर्किटेक्चर वाज द जेनिथ ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर, ये आपका इंट्रोडक्शन हो सकता था। लेकिन अगर उसी चीज को उसने क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया तो आपको कोई एक फैक्ट इंट्रोडक्शन में आपको देना है। आप क्या दे सकते हैं इसमें? आप टाइम पीरियड दे सकते हैं, आप एरिया दे सकते हैं कि किस एरिया में था, ठीक है। या कि अगर और कोई आप फैक्ट ला सकते हैं, किसी का कोई कोटेशन ला सकते हैं, ऐसा कुछ ला सकते हैं तो, लेकिन बट दैट इज वे टू डिफिकल्ट, क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चंस के लिए सबका अलग अलग कोटेशन याद कर नहीं सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है हिस्ट्री के क्वेश्चंस में स्पेशली, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज भी कि क्या तरीका होता है, कि आपको एक इंट्रोडक्शन आपने दिया और एक आपको क्लैरिटी रखनी है कि अगर स्कीम देखी हो तो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपका इंट्रोडक्शन शुड नॉट गो बियॉन्ड 1.5 लाइन्स टू 2 लाइन्स, और 12 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास 3 लाइन का मार्जिन है, आपको 3 लाइन से ऊपर इंट्रोडक्शन नहीं करना है। अगर आप करने जाओगे आपका क्वेश्चन का बॉडी सफर करेगा, क्वेश्चन का डिमांड आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो समझ गए, क्वेश्चन देखा आपने तो क्वेश्चन देख के आपने एक निर्धारित किया कि मुझे इंट्रोड्यूस कैसे करना है इसको। अब आ गई बॉडी की बात, ठीक है। तो बॉडी में देयर आर मल्टीपल वेज टू राइट, आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आप और तरीके होते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट से किसी तरीके से समझा सकते हैं। तो पैराग्राफ जो है वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि मैं पैराग्राफ का मारा हुआ हूँ, बता रहा हूँ आपको, मेरी आदत है कि मैं शुरुआत से साहित्य में मेरा रुझान था और मतलब लिटरेचर आई यूज्ड टू रीड, तो मेरी एक आदत थी कि मैं बहुत ज्यादा लेंथी सेंटेंसेस बनाता था और मैं पैराग्राफ में नहीं लिखता था, तो वो बहुत बैकफायर करता है। क्योंकि आप देखो ना, वो पता लगा बीवी से लाके आया, उसको मन नहीं कर रहा कॉफी चेक करने का, पकौड़ी खा रहा है, चाय पी रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, काट दिया रखते हैं, ठीक है। उसका काम आसान करना, एग्जामिनर का काम, आप समझो आप एग्जामिनर हो, अब आपके लिए ना, अब आप उनकी कॉपी चेक कर रहे हो, अब ये आईएएस बने, पीसीएस बने, ना बने, खेती करें, गाड़ी चलाएं, यू जस्ट डोंट केयर, यू सिंपली डोंट केयर। आपको कॉपी का पैसा मिल रहा है लिमिटेड, ठीक है, चाय में भी देरी हो सकती है, ठीक है, आपको घर जाना है अपने, और आप जो लड़के आ रहे हो किसी से, उसका भी आप एक बैकलॉग लेके आ रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं, आपके लिए रूटीन काम है, आपको काम खत्म करना है, घर जाना है। तो आपको चीज कैसे आसानी से मिल सकती है, जो आप ढूंढना चाह रहे हो, क्या वो आपको कॉपी में दिख रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको एग्जामिनर को अपनी नॉलेज आपको वहां शो नहीं करनी है, आपको ये शो करना है कि आपको क्वेश्चन की डिमांड को आपने एड्रेस किया है, और उस जो आपने एड्रेस किया ना वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ कॉपी पे है, उसको कम से कम मेहनत लगे। तो ये चीज कैसे कर सकते हो, ये चीज के लिए सर मैं मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग फ्यू टिप्स, ये भी मतलब आपको यू विल फाइंड एट मेनी प्लेसेस, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अब आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये चोला वाला ही था, ठीक है, और आपने आंसर किया कि मतलब Chola Empire was it belonged to the period this and this and was the territory of this architectural division was in current day Tamil Nadu या कि जो adjoining केरला या महाराष्ट्र, आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाइंड अप कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन का डिमांड होगा that how it was the zenith of द्रविड़न आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप देखिए 2-3 तरीके हैं, या तो आप लिखो और लिखने के बाद आप इस पे सीधे मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके पॉइंट्स करते चले जाओ, ठीक है। ये कब इफेक्टिव होता है, मैं आपको तो निटिग्रिटीज बता रहा हूँ, ठीक है। जनरली जब क्वेश्चन की एक डायमेंशन होती है तो आपको पॉइंट वाइज जाना चाहिए, ठीक है। मैं अब देखिए, अगर मैं आपको कहीं पे भी ऐसा लगे ना, क्योंकि मैं आपको ना वो चीजें बता रहा हूँ जो आपके मेंस में आपको काम आएंगी बाद में, ठीक है। सुन लो, आप समझो, ठीक है, हो सकता है अभी रिलेवेंट नहीं हो लेकिन आगे आपको ये काम आने वाली है। अगर एक डायमेंशन है तो यू शुड गो बाय पॉइंट फॉर्मेट। मैं क्यों बोल रहा हूं, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास लिखने का, क्वेश्चन में 2 डायमेंशन हो सकती है, ठीक है, कि चोला अंपायर एंड विजयनगर अंपायर,
बोथ वर टू ज्वेल्स ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर, ऐसे करके क्वेश्चन आ गया। तो आपके पास 2 डायमेंशन है, ठीक है। तो आपके पास 8 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसके लिए यू हैव 2 पेजेस, ठीक है। और जो 12 नंबर का उसके लिए आपके पास 3 पेज है। तो आपको अगर 2 हिस्से हैं तो यू हैव 2 पेजेस। इंट्रोडक्शन के बाद में आपके पास एक के लिए एक पेज है, दूसरे के लिए दूसरी पेज है, ठीक है। आप एड्रेस कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास सिंगल है। और क्वेश्चन का टाइप जो है ना, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव है तो आपके पास कोई क्रिटिसिज्म का तो ऑप्शन है नहीं। आप ये तो नहीं बोलोगे कि नहीं चोला में ये कमी थी। अब इस तरीके के भी क्वेश्चंस होते हैं। चलिए पहले ये चीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का ना 2-3 तरीके की कीवर्ड्स होते हैं। एक होता है डिस्क्राइब, एक होता है इल्यूसिडेट, ठीक है। एक होता है क्रिटिकली इवेल्युएट, एक होता है क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। तो जनरली क्रिटिकल वाले जो होते हैं ना, उसमें उसके 2 डायमेंशन होती है। आपको सही चीज भी बतानी है, आपको उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्प्लीकेशंस आपको डिस्कस करना है। बट जब आपके पास डिस्क्राइब या इल्यूसिडेट का होता है ना, तो आपको बेसिकली जो आपका टॉपिक है ना, आपको उसको डिटेल में समझाना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ना, दिस इज काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, आपको ना डिटेल्स देनी है। तो अगर केवल चोला पूछा है या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें केवल एक डायमेंशन है, तो यू विल गो फॉर पॉइंट फॉर्मेट, ताकि अगले पेज पे जब आप जाओगे ना, तो आपके पास पॉइंट की जगह रहेगी। आप यहाँ पे 6 पे पहुंचो, 7, 8, 9, 10, आपके पास 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट बताते चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन में अगर 2 डायमेंशन है, तो यू शुड गो बाई, कई तरीके हैं, जैसे एक तरीका ऐसे होता है, ठीक है। ये मतलब मैंने इस बार मतलब इस चीज को काफी इंक्लूड किया आंसर में, और आंसर्स जल्दी फिनिश हुए, और इवन प्रेजेंटेशन भी अट्रैक्टिव था उसकी वजह से। जैसे ये तरीका है, ठीक है। आपने एक तरीका चोला का ये कर दिया, चोला का आपका यहाँ पे डिस्कस हो गया। एंड लाइकवाइज आप अगले पेज में आपने विजयनगर का डिस्कस कर दिया। अब कंटेंट पे आते हैं। जैसे चोला का अगर पूछा आपसे, आप लोगों ने भी कल्चर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है अभी। द्रविडियन आर्किटेक्चर कुछ आइडिया है? नागरा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल है आइडिया? नहीं आइडिया है? मंदिर जो बने हैं इंडिया में, उसके 2 स्ट्रीम्स हैं, नागरा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। तो इन दोनों स्टाइल्स में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। और जैसे खजुराहो नागरा स्टाइल का जैसे जेनिथ रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही आपका जो चोला है वो द्रविडियन स्टाइल का जेनिथ रिप्रेजेंट करता है, मतलब वहां तक पीक था, वो मतलब बेस्ट बनाया है द्रविडियन स्टाइल में। तो अब जब आपके पास आप कॉपी खोलोगे ना, तो आपके पास द्रविडियन आर्किटेक्चर को डिस्कस करने के लिए करीब 6-7-8 पेजेस में डिस्कस किया होगा। तो 6-7-8 पेज लिखने का तो आपके पास टाइम है नहीं वहां पे। आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए, और कुछ चीजें वो ऐसी याद होनी चाहिए ना कि आपको पूछ ले सोते भी तो आपको याद हो। मेज निकालने का की ही है ये। अगर आप सब पढ़ोगे तो आप कहोगे नहीं हमको कुछ कुछ याद है, और वहां हम लिख लेंगे, कभी नहीं लिख पाओगे आप। आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास 7 मिनट है। आप 7 मिनट में आपको आप क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करनी है, आपको लिखना है, आपको उससे नंबर लेने हैं। नंबर्स आर योर्स टू टेक, इट इज नॉट एग्जामिनर्स टू गिव। समझ लो आप, वो नहीं देना चाहता है, आपको लेना उससे, उसके काबिल बनना है। काबिल बनने के लिए आपके, अब आप तो हो नहीं बताने के लिए कि नहीं सर हमको आता तो है लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, आपकी कॉपी ही आपका रिप्रेजेंटेशन है। इफ यू आर राइटिंग राइट यू विल गेट द नंबर्स, इफ यू डोंट देन आपको नहीं मिलेगा नंबर। एज सिंपल एज दैट। और बहुत ही मैकेनिकली कॉपी चेक होती है, कोई इमोशन नहीं होता है, निर्दयी होते हैं एकदम। खराब लग रहा है उनको काट के रख देंगे। और ज्यादा चांसेस आपने कंटेंट लिखा भी होगा लेकिन छुपा हुआ वो नहीं दिखा तो काट देंगे, ठीक है। बाद में आप मांगते रहो पार्टी आई यूपीएससी वाले देते भी नहीं है, देख लोगे क्या हो जाएगा, काम गाड़ी तो निकल गई ना आगे। वो भी याद होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे द्रविड़ मतलब इसकी चोला की हम बात कर रहे थे, चोला का मैं एग्जांपल देता हूँ। चोला में कुछ सर्टेन फीचर्स हैं चोला आर्किटेक्चर के। चोला आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा फीचर क्या है कि इनके जो विमानास थे, ठीक है। विमानास मतलब जो आपने देखा होगा मंदिर के ऐसे करके, मीनाक्षी सुंदरम का टेम्पल का स्टाइल किसने देखा है, स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। इनका जैसे चोला जो ये द्रविड़ आर्किटेक्चर होता है क्या, तो उसमें इस तरीके के मंदिर होते हैं, स्टेप वाइज होता है, बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है, ऐसे हाइट होती है। तो चोला इसको विमान बोलते हैं लोग, ठीक है। तो विमानास की हाइट बहुत ऊंची थी, तो 66 मीटर की हाइट थी इसकी बृहदेश्वर टेम्पल की। अब इसमें 3 चीजें हैं, विमाना याद होना चाहिए, छाछड़ याद होना चाहिए, और बृहदेश्वर टेम्पल याद होना चाहिए। बाकी कहानी भूल जाओ, ग्रामर नहीं लिखोगे चलेगा, ये दिखना चाहिए पॉइंट पर। समझ रहे हो? ये दिखेगा तो नंबर मिलेगा, नहीं दिखेगा तो नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, आपके इलाबोरेट गोपुरम से जो गेट होता है मंदिर में घुसने वाला, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके गेट होता है, उसमें इनके द्वारपालास बने होते हैं बहुत सारे, तो वो बहुत इलाबोरेट थे, ठीक है।
तीसरा क्या है, देवपुष्ठास्ते। देवपुष्ठास मतलब कि देवताओं को अलग अलग रखने के लिए उन्होंने अलग अलग मतलब डायमेंशंस बनाए हुए थे। चौथा क्या था कि आपका वेल्स काफी थे, ठीक है, उनके जो प्रीमाइसेस उसमें वेल्स थे। पांचवा क्या था, दिक्पालास थे। दिक्पालास मतलब कि जो कि डायमेंशन बताते थे कि कौन सी डीटी कहां पे बैठी हुई है, ठीक है। छठा क्या था, छठा आप लिख दो कि आपके इलाबोरेट स्कल्पचर्स थे, लेकिन उसमें सेंसुअलिटी मिसिंग थी। 6 पॉइंट हो गए आपके, ठीक है। 8 नंबर के लिए अगर 1-2 पॉइंट आप और लेके आ पा रहे हो वेल एंड गुड, नहीं लेके आ पा रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। और आप इसमें आंसर को अच्छा बनाने के लिए क्या करते हो, अब देखिए, अब ये जो आपने लिखा है यहाँ पे विमानाजी, अब आपने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। और ग्रामर कम से कम लिखनी है। अब जैसे इसको आप लिखने का क्या तरीका है, विमानास जो है, मैं किसी से पूछता हूँ, आप में से किसी से, कि जो विमान की ऊंचाई जो थी चोला अंपायर में वो बहुत अधिक हुआ करती थी, ठीक है। और उसका एग्जांपल है बृहदेश्वर टेम्पल और 66 मीटर। तो इसको कैसे आप लिखेंगे कॉपी में, कोई एक आदमी बताया मुझे। चलो से कोई और बोलो, हाँ बोलो, आप बोलो। अब तो इसमें इस सेंटेंस में क्या गलतियां हैं, ठीक है। एक तो हाइट ऑफ विमानास इन चोलन आर्किटेक्चर इज 66 मीटर, इट इज नॉट राइट टू से, ठीक है, क्योंकि केवल देयर वाज ओनली वन टेंपल व्हिच वाज द हाईएस्ट, इट हैड हाइट ऑफ 66 मीटर, ओके। तो फैक्चुअली सही नहीं है, बट अगर उस चीज को हम साइड में हटा दें तो भी आपने क्या सेंटेंस आपने बहुत बड़ा फॉर्म किया है। इतना बड़ा आप लिखोगे ना तो आप 2-3 पॉइंट मिस कर दोगे। हमें कैसे लिखना है, हमें लिखना है विमानास विद ग्रेट हाइट, बस, विमानास विद ग्रेट हाइट। अब इसमें क्या है, इसमें आपने अननेसेसरी ग्रामर नहीं लेके आए हो, आप उनको ग्रामर से मतलब नहीं है, आप समझ रहे हो, पॉइंट से मतलब है। अब विमानास विद ग्रेट हाइट को आप करोगे अंडरलाइन, यहां पे लिखोगे पे आप एग्जाम्पल, अब लिखोगे यहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल, और यहाँ पे लिखोगे आप 66 मीटर, इसको भी आप कर दोगे हाईलाइट नीचे से, इट विल गो, विल सफाइस, आपका काम हो गया। अगर आप पूरा सेंटेंस फॉर्म करोगे ना आपका नुकसान होगा, आपको ये नहीं करना, समझ लो। अभी दूसरा पॉइंट लेते हैं, अगर एब्सेंस ऑफ सेंसुअलिटी नहीं थी, जैसे खजुराहो में अगर आप देखेंगे ना तो वहां पे बहुत सारी सेक्सुअल पोजीशंस उन्होंने खजुराहो में आपको मिलेगी। खजुराहो टेम्पल जो है आपका मध्य प्रदेश में, तो लेकिन द्रविडियन आर्किटेक्चर जो है ना उसमें सेंसुअलिटी मिसिंग है, मतलब न्यूडिटी का या कि इवन जो फिलोसॉफिकल डायमेंशन है आपका न्यूडिटी का, सेक्सुअलिटी का, वो मिसिंग है, वहां वो नहीं। तो अब इसको आप लिखने का तरीका ये है कि आप खजुराहो से कंपेयर करते हुए कुछ लिखो, लेकिन एक तरीका है कि एब्सेंस ऑफ सेंसुअलिटी, इतना लिखा आपने, देयर वाज एब्सेंस ऑफ सेंसुअलिटी इन चोलर आर्किटेक्चर, चोलन आर्किटेक्चर देयर वाज, वो तो दीज वर्ड्स, ये जितने भी 4-5 वर्ड्स हैं जो आपका खा गया पन्ना समय सब, इनका कोई मतलब नहीं, रिडंडेंसी है ये। मेन वर्ड क्या है जो आप कहना चाहते हो, एब्सेंस ऑफ सेंसुअलिटी। तो यू हैव टू बी एज स्पेसिफिक, एज क्रिस्प, एज सकेंड एज पॉसिबल, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इलेबोरेट नहीं करना है, आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका तरीका रहेगा जब आपसे कॉन्ट्रास्टिंग डायमेंशंस पूछ रहा है, और ये तरीका रहेगा जब आपका डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन। आप ऐसा कर सकते हो, ये जो मैंने बताया था, ठीक है। मैं बता रहा हूं मतलब और भी ये मार्केट में आपको जगह मिल जाएगा, वो कॉमन है, ऐसे कर सकते हो, पर ऐसे कर पाओगे उसमें बहुत बड़ा फासला होता है। वो फासला कैसे तय होता है, टेस्ट लिख के, आंसर लिख के, बहुत ही टॉयलिंग प्रोसेस है, इट विल टेक सो मच आउट ऑफ यू, ठीक है। बहुत मेहनत लगेगी ये चीज करने में, बहुत सारा परिश्रम लगेगा, वो करोगे तभी कर पाओगे। अगर ये सोचोगे ना कि नहीं ये तो तरीका होता है, ऐसे लिखने में नंबर मिलता है, कर लेंगे, तो वहां पे कुछ नहीं हो पाएगा, वहां तुम क्वेश्चन ही पूरा कर पाओ, वही बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपके एग्जाम में आप कोशिश कर रहे हो कि आप 20 तक क्वेश्चन लिख सकते हो, तो आपको यहाँ पे बैठ के ना अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आपको कम से कम 18 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं पेपर के, तब आप वहां 20 लिख पाओगे, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। एक तरीका हो गया अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, बेयर फैक्ट्स है, ये तरीका क्या है, दिस इज गुड फॉर लाइंस, आप लाइंस में लिख सकते हो इसमें। मैंने बताया था कि लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ सेंसुअलिटी, ग्रैंड गोपुरम्स, ठीक है,
है, हाइट ऑफ विमानास, ऐसे करके आप पॉइंट में जहां पे आपको लाइंस दिखती हैं। आपको लाइंस का मतलब ये नहीं कि दो लाइंस लिख रहे हो आप यहाँ पे 6 7 8 वर्ड आपको लिखने हैं और जो इतने में आ जाए उसके लिए आप ये फॉलो करो, ठीक है। जब आपको केवल फैक्ट्स लिखने हैं, बेयर मिनिमम फैक्ट्स लिखने हैं, तो यू शुड गो फॉर दिस, ठीक है, दिस इज गुड। जैसे अगर आप पेज में हो आप, जैसे आपसे पूछा जाए कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, या कि क्लाइमेट चेंज का कोई क्वेश्चन है जिसमें कि एक डायमेंशन है इम्पैक्ट, तो आपने इसमें लिख दिया इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स कैसे फैक्ट्स हैं? जब आप पढ़ोगे क्लाइमेट चेंज तो उसमें आपको बताएगा कि क्या हो रहा है उससे। तो ये होगा आपका कि सी लेवल राइज, ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया। अभी हाइट लिख सकते हो कि आपका 4 इंच बढ़ गया है, 4 इंच सिंस आपके पास अगर 1750 से मान लो हो गया, ठीक है। मैं फैक्ट्स गलत हो सकता है ना, मतलब फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखोगे कैसे मैं वो बात कर रहा हूँ। सी लेवल राइज हो गया, एसिडिफिकेशन हो गया, ठीक है, आपका साइक्लोन इंटेंसिटी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि 45% बढ़ गया, 25% बढ़ गई, तो 25% अप, ठीक है। द क्लाइमेट चेंज में आप लिख दो कोरल ब्लीचिंग, ठीक है, आप लिख दो डेड जोन्स इन सी। अब इसमें आप एग्जांपल लिख दो बे ऑफ बंगाल का, गल्फ ऑफ मैक्सिको का, इसमें कुछ आपने लिख दिया, और ठीक है। तो आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पे आपको केवल फैक्ट्स दिखाने हैं, एक दो फैक्ट्स दिखा देना है, कुछ भी छोटे हैं फैक्ट्स, दो तीन शब्द में खत्म हो सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, यहाँ पे आपके पास बहुत जगह नहीं होती, बिकॉज आप पेज के बीच में आप एक जगह लेते हो अपनी, ठीक है। एक जनरली फॉर्मेट ऐसे होता है, अगर किसी ने मेंस की कॉपी देखी हो ऐसे करके होता है। यहाँ पे आप नंबर्स लिख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ये आपका एरिया होता है एग्जामिनर के लिए, आप यहाँ कुछ नहीं लिख सकते हो, आप यहाँ कुछ नहीं लिख सकते हो, आपके पास बीच में जगह है। तो जगह आपके पास कम है, आप बीच में आपने अगर इम्पैक्ट करके डाल दिया है, तो आपके पास लाइंस लिखने की जगह, लाइन लिखने जाओगे ना तो आपका पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फैक्ट्स लिखने हैं, छोटे फैक्ट्स लिखने हैं, तो आप अपनी जगह बना के फैक्ट्स लिख दिए, ठीक है। फिर आपका आता है क्वेश्चंस की जो जितनी भी डिमांड्स हैं वो आपको एड्रेस करनी है, वो तो चलिए एक चीज हो गई। फाइनली आपको कंक्लूजन पे आना है। जब कंक्लूजन पे आप आएंगे तो कंक्लूजन जनरली इट इज एडवाइजेबल, इट शुड बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कंक्लूजन नहीं भी मिलेगा कि आप क्या लिखो, लेकिन कोशिश करनी है कि अगर कोई चीज पूछी है तो उसका पॉजिटिव डायमेंशन क्या हो सकता है। जैसे चोला आर्किटेक्चर का क्या हो सकता है पॉजिटिव डायमेंशन, और कोई क्वेश्चन आता है चोला आर्किटेक्चर का तो हम क्या उसको बोलेंगे। कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ना वेरी ब्रॉड, फॉरवर्ड लुकिंग एंड एनकम्पासिंग द डायमेंशंस, अगर पॉसिबल है तो, और नहीं है तो एटलीस्ट जनरल तो होना ही चाहिए। एक थोड़ा सा ना आप समझो कि आप एंड कर रहे हो क्वेश्चन को, तो वो आपका जो एंड है ना, आपका एक तरीके से आउटलुक दे रहा है कि आपने ये तो डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है, अब आप क्या क्या आप कर रहे हो। तो इसके दो तरीके हैं, दो सही तरीके हैं जो मुझे समझ में आता है। एक तो या तो आप जस्टिफिकेशन लिख दो अल्टीमेटली, वो एक प्लेन तरीका है, जब कुछ समझ ना आया तो लिख दो। जैसे आपने लिख दिया कि 10 इन द लाइट ऑफ above features it may be concluded that Chola architecture indeed represents the zenith of Dravidian architecture। एक ये तरीका लिखने का, लेकिन इस तरीके से ज्यादा अच्छा एक फॉरवर्ड लुकिंग तरीका है, ठीक है। फॉरवर्ड लुकिंग तरीका क्या है कि 10 considering the architectural richness, ठीक है, and value of Chola architecture, need of the hour is to preserve it and nourish it as a flag bearer of Indian culture, ऐसा करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इलैबोरेट मैंने लिख दिया, इतना टाइम होता नहीं है, इतना आप लिख भी नहीं सकते हैं, बट इस तरीके से कि आपको 10 नीड ऑफ द आवर इज टू प्रिजर्व द हेरिटेज बाय ऑल मींस, समझ रहे हो। आपने डिस्कस कर दिया, अब आपके पास कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन आपने लिखा कि नहीं, हम जो भी एएसआई है, पुरातत्व विभाग है, उसको सारे एफर्ट्स करने चाहिए अपने एंड पे इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। तो आपका एक व्यू दिख गया कि आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, और आप एक अपनी तरफ से पॉजिटिव सजेशन दे रहे हो कि आप उसको उनको मतलब क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट, ठीक है। ये हो गया। तो मेंस का अब चलिए पेपर वाइज थोड़ा सा हम एक बार वो कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पेपर 1 है, पेपर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मैं यूपी पीसीएस जा रहा हूँ, ठीक है। यूपीएससी का तो आप लोगों को पता ही होगा, 4 होता है, फिर 2 ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। तो जो 6 पेपर्स हैं, आप पेपर देखोगे तो पहला जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी और आपका जनरली
थोड़ा बहुत एरिया पकड़ता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज का। सेकंड पेपर हिस्ट्री होता है, सोशल सर्विसेज होता है और IR होता है। थर्ड में आपका एग्रीकल्चर होता है, इकोनॉमी होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी होता है और साइंस एंड टेक होता है। फोर्थ में यू विल गेट एथिक्स, पांचवा आपका यूपी स्पेसिफिक, छठा आपका यूपी स्पेसिफिक। ठीक है, वही 4 पेपर्स का सम हाउ मिक्सचर है यूपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं केवल आपको इतना बताऊंगा कि ये जो पेपर्स है ना, इनका एसेंस क्या है। पेपर वन इज वेरी इजी एंड वेरी डिफिकल्ट। वेरी इजी वाई, कि पेपर वन में जो है वो है, समझ रहे हो। एप्लीकेबिलिटी आ सकती है बट आपको फैक्ट्स पता है। जैसे कि चोला का हमने डिस्कस किया, तो अगर आप कोई भी प्रॉपर बुक फॉलो करोगे, जैसे नितिन सिंघानिया फॉलो कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड दोस पॉइंट्स रादर 4-3 पॉइंट्स मोर, आपको मिल जाएगा वो। आपको केवल याद करना है, आपको डिलीवर करना है। ठीक है, आप समझ रहे हो, आपको बना बनाया पका पकाया मिल रहा है, आपको दिमाग अप्लाई नहीं करना है, आपको उस चीज को डिलीवर कर देना है थोड़ी समझदारी से। जो क्वेश्चन पूछा है उसको डिमांड को एड्रेस करते हुए आपने अपने कंटेंट को डिलीवर कर दिया, दैट्स इट। डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट इसलिए कि अगर आपको वो नहीं पता है तो आपका काम खराब है। मैं एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज साइक्लोन। साइक्लोन आया, साइक्लोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइक्लोन इज अ विंड सिस्टम। ठीक है, हैविंग अ सिस्टम ऑफ होता ना हाई रिवॉल्विंग विंड्स। ठीक है, मतलब विंड्स जो है बहुत तेजी से मूव कर रही है, विद हाई विंड स्पीड रिवॉल्विंग विंड सिस्टम होता है, और बेसिकली विंड सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें कि देयर इज अ लो एयर प्रेशर इन द सेंटर ऑफ इट। ठीक है, और जो सर्कुलेट कर रही है विंड वो हाई स्पीड पे सर्कुलेट कर रही है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन जो है ना किसी भी चीज की, जैसे सिटीजन चार्टर पूछा है, तो व्हाट इज सिटीजन चार्टर? सिटीजन चार्टर इज अ सेट ऑफ कमिटमेंट by an organization regarding the service delivery, regarding the quality of the service delivery. ठीक है, एक डिपार्टमेंट अपने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए एक अपना कमिटमेंट बता रहा है कि हम कैसी क्वालिटी देंगे, कितनी देर में डिलीवर करेंगे और उसका टाइम लिमिट क्या होगा। ये है सिटीजन चार्टर। आप कुछ भी उसमें बकवास लिखेंगे सिटीजन चार्टर के डेफिनेशन में, तो चार्टर होता है उसमें सिटीजन होते हैं, ठीक है। तो आपके डेफिनेशंस स्पेशली इन पेपर वन दे शुड बी स्पॉट ऑन, जो पूछा है आपको पता होना चाहिए। अब मैं इंडिविजुअली आपका सब्जेक्ट वाइज जा रहा हूं कि आपको क्या चीज पता होनी चाहिए। हिस्ट्री में आपको टाइमलाइंस पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कब हुआ था, मतलब 9 मई 1857, मतलब 9 मई 1857, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मेरठ में 85 सोल्जर्स दे वेंट टू दिल्ली एंड मेड बहादुर शाह जफर दी प्रोक्लेम्ड एम्परर ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ऑन 9th of May 1857। तो मैं गलत नहीं हूं तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो वो अगर पता है आपको, ठीक है, तो आपका आंसर लगेगा कि उसको रिच है। हिस्ट्री के आंसर्स की मैं बात कर रहा हूं। हिस्ट्री में आपका आंसर टाइमलाइन होना चाहिए, उसके बिना आपका आंसर अधूरा है। सोसाइटी में आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, कि आपका ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, तो आपका नियर अबाउट 8 to 9% के बीच में फॉल करती है, तो यू शुड नो दैट। As per census 2011, tribal population comprises the around 7 to 8%, 8 to 9% of the India's population. ठीक है, ज्योग्राफी में आपके पास फिगर्स होने चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी में आपसे अगर पूछता है तो आपके पास फिगर्स होने चाहिए। अभी जैसे यूपी में आपसे पूछता है कि मतलब आपके मिनरल रिच कौन कौन से एरियाज है, ठीक है, ऐसे करके। तो आपने यूपी का मैप बनाया, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वहां तेजी में बनाओगे और खराब बनेगा। ठीक है, पर आपको ये पता है कि बुंदेलखंड, बनारस, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज और सहारनपुर, दीज आर द 12 मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। ठीक है, तो ये आपका ये फिगर ना आपका जाना चाहिए। अगर ये नहीं है ना तो इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। और अदर ये तो रिसोर्स का क्वेश्चन है, जहां पे आपका फैक्चुअल क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपका, अगर लेट सपोज आपका अगर उन्होंने पूछ लिया अल नीनो पूछ लिया, ठीक है, ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ तेजी से। ठीक है, कि ऐसे करके है, मतलब ऐसे करके पूरा है। ठीक है, ऐसे बना दिया आपने। ये बेसिकली आप यू आर शोइंग दी पैसिफिक क्वेश्चन। ठीक है, आपका तो पैसिफिक क्वेश्चन का ना, जैसे अल नीनो जब होता है ना, तो this becomes the direction of wind। आपका जो लो प्रेशर एरिया होता है ना, that gets created around the Peruvian desert, और आपका जो
एयर डिसेंट होती है दैट इज अराउंड द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ठीक है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है उसके उसके आपकी डिसेंट होती है। तो यहाँ क्या बहुत आग वाग लगती है, ठीक है, और यहाँ क्या होता है, नहीं यहाँ बहुत बारिश होती है और यहाँ आग लगती है, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज नॉर्मल, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली यहाँ पे ये तरीका होता है, ठीक है, विंड सिस्टम का। इसीलिए आपका यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे आपका इंडोनेशिया के साइड में आपके फॉरेस्ट हैं, सारी चीजें, क्योंकि यहाँ बारिश होती है, उसको लाने, और नॉर्मल कोर्स से जब नॉर्मल कोर्स से जब आपका एम्पलीफायर तो उसको लानिना बोलते हैं, और जब आपका ऑपोजिट जाता है उसको अलिनो बोलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में अगर आप नहीं पढ़ा तो आप पढ़ोगे, तो अगर अलिनो का क्वेश्चन आया ना, तो आपका वर्ड का एक छोटा सा मैप और आप ये चीज शो करते हुए आपको उसमें दिखना चाहिए। अगर ये नहीं दिखा, अगर आपने नहीं बनाया फिगर ज्योग्राफी में, तो आपका क्वेश्चन गया, ठीक है। हिस्ट्री में आपने टाइमलाइन डिस्कस नहीं की तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। सोसाइटी में आपने, अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है जो कि इंडिकेट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, अगर ट्राइबल के ऊपर क्वेश्चन आया है, पूछा है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एलिंग द ट्राइबल्स, यू शुड नो कि ट्राइबल का परसेंटेज क्या है इंडिया की पॉपुलेशन में, यू शुड नो कि उनका लिटरेसी रेट क्या है, यू शुड नो 1 or 2 डेटा रिगार्डिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, ठीक है। अगेन वही चीज कि मेंस के लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए। प्रीलिम्स में आपको एलिमिनेशन करना है, मेंस के लिए आपको जो चीज है, कम सोर्सेस फॉलो करने हैं, कम सोर्सेस फॉलो करने हैं, सही सोर्सेस फॉलो करने हैं, आपके अपने फैक्ट्स होने हैं कि आप आंसर में लिखोगे क्या, और वो आपको सोते जागते हंसते रोते आपको रटे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 59% लिटरेसी रेट है ट्राइबल्स का, वुमेन का कितना है, वुमेन का कितना है, आईएमआर कितना है, एमएमआर कितना है, बिल्कुल एकदम ऑन टिप्स। इंडिया का एमएमआर इट इज अराउंड 97 राइट नाउ एनएफएचएस 5 के हिसाब से। यूपी का दैट इज अराउंड 160 167, ठीक है। इंडिया का आईएमआर इट इज अराउंड 28 पर 1000 लाइव बर्थ देयर आर 28 चिल्ड्रन, बच्चे जो होते हैं वो मर जाते हैं बर्थ के टाइम पे। यूपी का 38 है, तो यू शुड रिमेंबर इट बाय हार्ट अगर आपको मार्क्स चाहिए। जो भी स्कीम्स हैं, जो भी फैक्ट्स सोसाइटी का है, उसमें आपको फिगर्स चाहिए, फैक्ट्स चाहिए। हिस्ट्री में आपको टाइमलाइंस चाहिए, आपको एरियाज पता होने चाहिए। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पे अगर क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि दैट वाज समवेयर अराउंड कन्नौज, ठीक है। गंगा यमुना दोआब के लिए लड़ाई थी, वो इसके इसके बीच में थी। आप कैसे फिगर से दिखा सकते हो, जैसे अगर आपका आ गया क्वेश्चन, लेट सपोज महाजनपदास पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो महाजनपदास में यूपी में कितने थे, 16 में से 8 थे यूपी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका छेदी था, यहाँ पे आपका शौसेन था, यहाँ पे आपका कुरु था, यहाँ पे आपका पांचाल था, यहाँ पे आपका वत्स था, नहीं वत्स नहीं था, यहाँ पे आपका कौशल था, यहाँ पे आपका वत्स था, यहाँ पे आपका काशी था, यहाँ पे आपका मल था। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। रट्टा होना चाहिए एकदम, ठीक है। एरिया पूछे यूपी का एकदम एरिया रटा होना चाहिए। आपको मैप बनाया फटाक से, ठीक है, दैट इज बुंदेलखंड, दैट इज पूर्वांचल, दैट इज मध्यांचल, दैट इज वेस्टर्न यूपी। हर एक क्वेश्चन आपको ना आपको उस तरीके से शो करना है। आपका देखिए फिगर्स उल्टे सीधे थोड़े से बन सकते हैं, और आप जब एग्जाम में बनाओगे तो और खराब बनेंगे, और प्रैक्टिस करनी है कि सही बने, ठीक है। इस पे जैसे बनना है इससे तो मैं बेटर बनाता हूँ, ठीक है, बन नहीं रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, इंडिया के मैप की, यूपी के मैप की, वर्ल्ड के मैप की, लाइक एनीथिंग। ज्योग्राफी में मैप्स जाने चाहिए। हाँ, यूपी के पेपर्स में क्या है कि आपका हर जगह मैप्स जाते हैं, हर जगह जाते हैं। कैसे? ट्राइबल्स में भी क्वेश्चन आ गया आपका, लेट सपोज ट्राइबल्स में आपका, और हाँ, जब आप मैप से याद करते हो ना तो आपको याद रहता है, ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऐसे आप याद करोगे तो यूपी में देयर आर अराउंड 15 सोशल शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इंपॉर्टेंट क्या, जैसे गोंड इंपॉर्टेंट है, तो एक आइडिया है आपको कि गोंड जो है ना वो लगभग इधर रहते हैं, थारूस जो है आपके तराई बेल्ट में रहते हैं, ठीक है। बक्सा और माहीगीर आपके बिजनौर और मुरादाबाद का एरिया है, उधर साइड में रहते हैं, सहारनपुर की साइड में रहते हैं, ठीक है। ललितपुर में आपकी सहारिया रहती है, ठीक है, और सोनभद्र और मिर्जापुर के एरियाज में आपके खारवार रहते हैं, ठीक है। जब आपके दिमाग में मैप होगा ना तो यू कैन इजीली रिकॉल, और मैप में ही आपको सोचना है। तो यूपी के तो लगभग हर क्वेश्चन में आप अगर इफ देयर इज विंडो, आप यू कैन ऑलवेज मेक द मैप, ठीक है। और जो इंडिया का है वहां पे भी आप मैप बना सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग 3 चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं। हम लोग हिस्ट्री पे आए थे कि टाइमलाइन पता होनी चाहिए, इस पे आए थे कि हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए, ज्योग्राफी में आए थे कि हमारे पास मैप्स होने चाहिए, ठीक है।
अभी पेपर 2 में भी आते हैं तो सोशल सर्विसेज और कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको आर्टिकल्स रटे होने चाहिए। अब लोगों ने पढ़ा, पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा है अभी, पढ़ा है, ठीक है। तो अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेस्ड क्लास, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं भी आया। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट आर द ways in which India has ensured the protection of the vulnerable classes in India, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो जैसे vulnerable क्लास में आपका जो शेड्यूल कास्ट हैं या कि ओबीसीज हैं, दे आर दी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ना। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पता होना चाहिए कि आर्टिकल 46 इनके लिए है, ठीक है, आर्टिकल 330 है, आर्टिकल 332 है, फंडामेंटल राइट्स में आपके पास आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18 है, ठीक है। माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, वुमेन के लिए आर्टिकल 16 है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, डीपीएसपी में है, 39 है, ठीक है, 43 है, 46 है, जहां पे आपको पता है कि क्या क्या आप प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें याद होनी चाहिए, और याद होने के बाद आपको ना अलग अलग जगहों पे आपको उस चीज को रिकॉल करना है कि आप कैसे उस चीज को बुला सकते हो। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका है आप अपने नोट्स बनाओ, दैट इज फेवरेबल वन, आप अपने नोट्स बना सकते हो। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो यू विल फाइंड द बुक्स मार्केट में कि जो ऐसा देती है आपको, लेकिन पूरा ऐसा नहीं कि पोथी की तरह लेके बैठे हुए रट रहे हैं आराम से, ये काम नहीं करना है। एक पन्ने में आप 3-4 से ज्यादा चीजें याद नहीं कर सकते, तो जो याद करना है वो हाईलाइटेड होना चाहिए और जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। और बार 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 आपको 20-25 बार रिवाइज करना है उस चीज को, मेज रट जाएगा दिमाग में, और फिर वहां आप आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में डाल के लिखोगे ना तो आपका वो रिफ्लेक्ट होगा। गिवन द फैक्ट कि आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, आपका क्वेश्चन नहीं छूटे और आप सही तरीके से लिख रहे हो, क्योंकि अंडर प्रेशर आप अलग तरीके से बिहेव करते हो ना, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं पेपर 3 पे। हाँ, और आईआर है, आईआर में अगेन यू कैन शो द मैप, वर्ल्ड मैप के थ्रू आप दिखा सकते हो, और आईआर में भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है। जैसे कि विद जापान वी हैव, विद चाइना वी हैव, विद रशिया वी हैव ट्रेड अराउंड $8 billion, यू शुड रिमेंबर दैट। विद चाइना इट इज अराउंड $125 billion, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ फैक्ट्स फिगर्स होते हैं, हिस्टोरिकल एक चीज होती है, जैसे कि बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट चाइना के साथ 2015 में पास किया गया था। नेपाल ने अभी आपका कुछ दिन पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जिसमें उन्होंने लिम्पिया, धुरिया और बॉर्डर एरिया है काला पानी ग्राउंड में, जिसको उन्होंने वो बोला है कि हमारी टेरिटरी है, ठीक है। एक लॉन्ग लास्टिंग डिस्प्यूट है नेपाल के साथ में। यूएसए के साथ में हमारे 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं, ठीक है, बीका है, कॉमकासा है, लेमोआ है। आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, उतना ही फैक्ट्स पता होना चाहिए, उतना ही लिमिटेड पता होना चाहिए, उतना ही आपको लिख के आना, समझ रहे हो। वहां पे रिसर्च करने का, बहुत कुछ लिख डालने का, एग्जामिनर को कुछ बता देने का, समझाने का समय नहीं, आपको अपने नंबर लेने, बिकॉज नंबर्स आर योर्स टू टेक, इट इज नॉट हिज टू गिव। वो देगा नहीं आपको छीनने उससे, ठीक है। पेपर 3 में आप आएंगे तो पेपर 3 में अगेन आपको यू शुड रिमेंबर द डायमेंशंस। एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आ रहा है तो यू शुड नो दैट 86% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया, 86% ऑफ द लैंड होल्डिंग्स हैव साइज बिलो 2 hectares, ठीक है। अराउंड 60% ऑफ द फार्मर्स डोंट हैव एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। Facts you should remember, around 45%, around 55% area of the India is rain fed, ठीक है। Facts 95% फार्मर्स जो हैं, 95% जो फूड ग्रेन्स है that go into MSP, but only 5% फार्मर्स get the benefit of MSP, ठीक है। अपने एक फैक्ट्स आप क्रिएट करिए, उनको याद करिए, उनको बार बार याद करिए और क्वेश्चंस में उनको फिट करिए, तो आपके आंसर्स में रिचनेस आएगी। बॉर्डर एरियाज के लिए भी आप यू शुड रिमेंबर द मैप ऑफ इंडिया। यूपी के लिए भी आपको मैप याद होना चाहिए नेपाल का, नेपाल बॉर्डर ना अपना एक। हाँ चलिए ठीक है, पेपर 3 पर बताता हूँ। और बाकी सिक्योरिटी है, ठीक है। सिक्योरिटी में भी आपको साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, डेफिनेशन, फैक्ट्स, 3500 से ज्यादा अटैक हो रहे हैं, 7000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है साल का इंडिया का, ठीक है। इंडिया एज पर साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कितने नंबर पे है, कितना इंडिया को रिस्क है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी क्वांटिटी बनाई गई है, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं, तो आपको फैक्ट्स फिगर्स याद होने चाहिए, एंड देन आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 4 एथिक्स इज ट्रिकी, एथिक्स आपको समझना पड़ेगा। एथिक्स के लिए मैं आपको बहुत ही, मेरा एक हम्बल सजेशन है, और मैं आपको, अगर आप जो भी आप में से सीरियस कैंडिडेट्स हैं, आई विल सजेस्ट यू नोट इट डाउन। देयर इज अ साइट कॉल्ड civilspedia.com, civilspedia, ठीक है। एथिक्स के लिए उससे अच्छा कंटेंट और उससे अच्छा सिंपल तरीके से बताया हुआ यू वोंट फाइंड एनीवे, इट इज सो गुड, ठीक है। तो
सिविल्सपीडिया आप पढ़ोगे तो आपको एथिक्स का एसेंस समझ में आएगा कि कोई भी चीज क्यों है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप वैल्यूज हैं, आपने एथिक्स, किसी ने भी एथिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अभी कुछ क्लासेस हुई कि नहीं हुई एथिक्स की? हुई है। एथिक्स में जैसे वैल्यूज है, वैल्यूज को डेफिनेशन बता सकता है? चलो ठीक है, मतलब जैसे तुमने 2 वर्ड्स बोले हैं तो मैं बताता हूँ कि मतलब जैसे तुम पढ़ भी लोगे ना, याद भी कर लोगे ना, तब भी कंफ्यूजन बना रहेगा इस चीज पर। इट इज वेरी लाइकली, ठीक है। जो बताया उसमें तो गलतियां हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं पढ़ने के बाद भी एक एम्बिग्विटी बनी रहती है। एथिक्स इज सच, क्योंकि बहुत ही कुछ की टर्म्स हैं एथिक्स में, और यू शुड नो द डेफिनेशंस ऑफ देम वेरी क्लियरली। जैसे वैल्यू का डेफिनेशन, इफ यू फॉलो सिविल्सपीडिया, वैल्यूज आर वर्थ सोसाइटी अटैचेस टू समथिंग। सोसाइटी जिस चीज को वर्थ दे रही है, दैट इज वैल्यू, ठीक है। When values are individually internalized, they are called morals, ठीक है। And when values are dictated by society, they are called ethics. When values get crystallized, that is called attitude, ठीक है। And when values get reflected in your actions, that is called behavior, ठीक है। ये मैं चीज बोल रहा हूं, एथिक्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द फैक्ट्स वेरी क्लियरली। आपको डेलिनिएट करना बहुत जरूरी है कि आप एग्जैक्टली आपको पता हो कि एथिक्स क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन में क्या अंतर है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको वो चीज पता होनी चाहिए। देन द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ एथिक्स इज द एग्जांपल्स, ठीक है। आपको एग्जांपल्स, यू हैव टू ब्रिंग आउट द एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, जितने आप लेकर के आओगे वो आपका बहुत बेनिफिट देगा। आप एग्जाम्पल आपको मिल भी जाएंगे, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे उसमें भी मिलेंगे, ठीक है। और लिखने का पैटर्न एथिक्स में भी टेंडेंसी बिकम्स कि आप पैराग्राफ में चले जाते हो, बट ट्राई टू अवॉइड इट। जो मैंने बताया था ना, डिस्कस किया था, ऐसे है आपका जो ये वाला जो तरीका होता है, ऐसे वाला, ठीक है। आपका स्क्वायर बॉक्स हो गया, ठीक है। आपको इस तरीके के करना है। हाँ, जब भी अगर आपका कोई चीज में डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो ट्राई टू डिफरेंशिएट लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से आपको जाना है, 1 2 3 4 करके आपको बीच में लाइन खींच के करना है, ठीक है। अभी आपका पेपर 5 6 है। पेपर 5 6 में आपका क्या है, देखिए कि जो जो चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें अप्लाई होंगी। बस एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपका यूपी का आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है। यूपी से रिलेटेड स्कीम्स, यूपी से रिलेटेड डेवलपमेंट्स, यूपी से रिलेटेड मैप, चीजें आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपको लिखना कैसे है, और वो लिखने के लिए ना आपको याद होना चाहिए। सबसे बेसिक फैक्ट है ना कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यहां से आपका शुरू हो जाता है, यहां तक आपका उत्तराखंड आता है ऐसे करके, ठीक है। यहां से आपका बॉर्डर शुरू हो गया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, आई थिंक श्रावस्ती, बहराइच, ठीक है। श्रावस्ती बहराइच में तो ऑर्डर देखना पड़ेगा। आपका फिर आता है बलरामपुर, ठीक है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ठीक है। टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैप एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन किसके बाद कौन सा आएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी आपको याद होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। आपको अगर दिखा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे इधर में आपका सोनभद्र है, ऊपर आपका मिर्जापुर है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका झांसी है, यहाँ पे आपका ललितपुर है, ठीक है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे यूपी का सॉइल पूछ लिया, ठीक है, तो यूपी में कितने तरीके के सॉइल मिलते हैं? यूपी में करीब 4-5 तरीके की सॉइल है। एक तराई सॉइल है, तराई सॉइल आपने इधर दिखाई दी। बाकी आपकी खादर बंगार हो गई जो आपकी होती है, एलुवियल सॉइल का टाइप होता है। फिर आपका जो ब्लैक और रेड सॉइल है और ये है, तो इसका आपको कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। झांसी में आपकी मॉडरेटली ब्लैक सॉइल मिलती है। झांसी और चित्रकूट के बीच में आपकी मॉडरेटली ब्लैक प्लस रेड सॉइल मिलती है, ठीक है। और आपकी यहाँ पे सोनभद्र और मिर्जापुर के एरिया में आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। आप समझो, मैप आपको कंठस्थ होने से क्या हो रहा है कि आप यू कैन प्लेस द इंफॉर्मेशन इन द मैप। आपको दिमाग में वो चीज ज्यादा अच्छे, आप एक कोई फैक्ट पढ़ रहे हो और आप मैप में सोच रहे हो, तो आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। समझ लो, जैसे इंडिया लेवल पूछा जाएगा, इंडिया में मान लो पूछते हैं कि मतलब इंडिया में आपसे पूछा, ठीक है, कि मिलेट्स का बताओ कि मिलेट्स का कैसा आपका है। तो अब अगर आपका दिमाग में आपने मैप में बैठा है,
एक होता तरीका कि नहीं महाराष्ट्र में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, आपने फैक्ट्स पढ़े हैं। और एक आप कि रागी जो होता है ना, रागी इज अराउंड समवेयर अराउंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, ठीक है। ज्वार की आपकी जो बेल्ट है ना, दैट इज अराउंड महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। एंड आपका जो बाजरा है दैट इज अराउंड राजस्थान एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड गुजरात। अब मैप में बाजरा ऊपर है, ज्वार नीचे है, रागी इसके नीचे है। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपको याद है, दूसरा आप जब आप ऐसे शो करते हो, एक आप तरीका है कि आप लिख रहे हो 1 2 3 कर रहे हो या कैसे भी लिख रहे हो, और एक है आप अपने इंडिया का अच्छा सा मैप बना के उसमें दिखा दिया। तो आप एग्जामिनर किसको आधा नंबर दोगे बताओ? मैप में मिलेगा, याद भी हो रहा है, हर चीज, हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक डायमेंशन जो भी है, आप ट्राई टू फिक्स इट इन मैप एंड ट्राई टू रेप्लिकेट इन एग्जाम, ठीक है, यू विल गेट नंबर्स। इंटरव्यू में बताऊंगा, इंटरव्यू में क्या करना होता है, इंटरव्यू में खराब नंबर दे दिया हमको लग रहा था अच्छा है लेकिन आया नहीं था, तो अभी इस बार मौका मिलता है इंटरव्यू देने का, देखते हैं तो देखा जाएगा। बट इंटरव्यू का क्या है कि बहुत तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। मीन्स आपने क्लियर किया, इट मीन्स की एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर था प्लेटो, नाम सुना किसी ने प्लेटो का? एरिस्टोटल, प्लेटो नाम सुना है? प्लेटो में आता है कि देयर आर 3 क्वालिटीज ऑफ, देयर आर 3 categories of human souls: copper, silver and gold. So when you clear interview as well, then you become gold, right? लेकिन आप जब मेंस क्लियर कर रहे हो तो एटलीस्ट सिल्वर तो हो ही ना, तो you have certain ability, certain prowess, ठीक है, you have certain amount of grit, अपने ऊपर आपको उतना यकीन है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स परसेवरेंस, क्योंकि बहुत सारा टॉयल लगता है इंसान की दिमाग के ऊपर। जवानी खराब करना है भाई, बेसिक तैयारी करना है कि नहीं, ठीक है। क्या क्या कर रहे हैं आईटी में, तो मजे कर रहे हैं लोग, ठीक है, नौकरी कर रहे हैं बढ़िया यार, अब सभी लोगों की बात है, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं दे आर गिविंग द 100%, ठीक है, और पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इट्स सच इमोशनल थिंग। बहुत बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीजें हैं, ड्रीम्स हैं, पेरेंट्स का चीज जुड़ा हुआ है, बहुत सारा कमिटमेंट है अपने ऊपर, इतनी मेहनत करना आसान नहीं है। तो मेंस क्लियर करना मतलब कुडोस टू एवरीवन हु हैज क्लियर्ड इट, दे भी रहा है तो भी बहुत बड़ी चीज है, मेहनत से देना भी मतलब अपने आप में एक चीज है। तो अपने ऊपर फेथ रखना है, इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो तो, और वहां पे अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तमीज के कपड़े पहनने हैं, उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी है ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी सीनियर पीपल। और फाइनली भाई हो जाए वही जो राम रच रखा, वो करी तर्क बढ़ावे शाखा, ठीक है, तो होना वही है जो लिखा है। और हाँ, एक मैं अलग से, दिस इज ऑल as this all gets concluded in the part of what should have been said by me to you on the part of preparation. In general मैं आपको लाइफ का वो बता रहा हूँ कि मतलब don't stretch things too much, don't think about it too much, हालांकि बात सुनने में रोट लगेगा, but actually it is not the end of life, क्योंकि मतलब I'm working in the government department में हूँ, I'm working in the revenue for around 8 years. I have been in premier agency, ठीक है, अगर किसी को पता तो DGGI की एजेंसी होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। I was part of it for a certain period, around 4 years. तो सिस्टम इज सच कि ऐसा नहीं है कि मतलब आपको मिल गया तो सब कुछ मिल गया, आपको नहीं मिला तो आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है। लाइफ में सूफी होना बहुत जरूरी है, तो मलंग होकर तैयारी करनी है, वैराग्य बहुत जरूरी है आपको। यू शुड बी कलर्ड येट कलरलेस, ठीक है। पढ़ाई करनी है, निष्काम कर्म करना है, अपना काम कर दिया आपने, काम खत्म। और लाइफ में सही समय पर सही डिसीजंस भी जरूरी है, ठीक है। आप लोगों की यंग हो, आप कितनी एज है आप लोगों की, मतलब ऐसे हाँ पूछना नहीं चाहिए, बट नॉनदलेस सभी आई अज्यूम कि आप लोगों का सबका एज 25-26 साल से नीचे ही होगा, राइट? कम ही होगा, इनफैक्ट कुछ तो मुझे बहुत यंग लग रहे हैं। तो लाइफ में सही टाइम पे सही डिसीजन आप लेना, ठीक है। आपको ये नहीं है कि पता चला कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मतलब बाल सफेद हो गए हैं, एकदम बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, अभी भी तैयारी कर रहे हैं बैठ के वहां पे कटरा में, नो, ठीक है। यू गिव योर बेस्ट, 1-2 अटेम्प्ट दीजिए, प्रीलिम्स दीजिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा आप यूपीएससी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियरिंग यूपीएससी प्रीलिम्स इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, यू गिव पीसेस, ठीक है। आप देखिए क्या ना, आप सही तरीके से जा रहे हो, आप अगर नजदीक हो तब तो सही है, अपना रियलिस्टिक असेसमेंट करना जरूरी है, आपके बस का है कि नहीं। नहीं हो सकता है ना यार, नहीं ठीक है, लगा के कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो कुछ और करेंगे लाइफ में, बट प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अपना अच्छे से देना है।
अपना एक सेकंड ऑप्शन हमेशा रेडी रखना है कि अगर आपका ये चीज रेक्टिफाई नहीं हो रहा है ना तो व्हाट विल यू डू। ठीक है, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। आई वाज गेटिंग वेरी गुड मार्क्स, वेरी गुड रैंक व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर, मैं जब पहला अटेम्प्ट अपना 2015 में देने जा रहा था यूपीएससी का, तो मतलब ऐसे बड़ी नोन कोचिंग थी, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब आई वाज अमंग टॉपर्स की, फर्स्ट सेकंड रैंक कर रहा है लगातार टेस्ट सीरीज में। तो मैं मतलब एकदम उसमें कि मतलब मैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर नहीं दिया, यूपी पीसीएस नहीं दिया कभी, सीएपीएफ नहीं दिया, मतलब अगर देता तो मतलब ये नहीं है कि मतलब दे आर गुड एग्जाम्स, बट आई शुड हैव एटलीस्ट गिवन इट। ये तो होता कि दिया नहीं हुआ, बट नहीं दिया, नहीं हम तो आईएएस बनाने तो कुछ नहीं, बनना ही नहीं है, आईएएस ही बनेगा बस। लेकिन आज देखो दे रहा हूँ ना, आज मैंने दिया यूपीएससी अटेम्प्ट दिया अच्छे से। तो एग्जाम्स को ना उनकी रिस्पेक्ट देनी है, हमेशा अपना जो सेकंड लाइन ऑफ एग्जाम्स है उनको देना है, ठीक है, और एक एज निर्धारित करनी है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या नहीं करना है। ब्लाइंड होकर नहीं जाना, यू शुड हैव अ रोड मैप, यू शुड हैव अ रोड मैप फॉर योर लाइफ, यू शुड हैव अ रोड मैप फॉर योर एग्जाम। प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है, मेंस कैसे क्लियर करना है, रोड मैप क्लियर होना चाहिए। अंधों की पढ़ाई नहीं करनी है, अंधों की पढ़ाई करोगे तो फिर टाइम खराब होगा, ठीक है। मेरा भी खराब हुआ है, मैं बताऊं आपको ना, मतलब मेरा आई हैव 5 में से 4 मेंस मेरे से क्लियर नहीं हुआ, आई गॉट इंटरव्यू कॉल इन फाइनल अटेम्प्ट ऑफ यूपीएससी। तो उसका रीजन वही था कि मेरा प्रिपरेशन में मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट्स आफ्टर पुटिंग इन सिमिलर काइंड ऑफ एफर्ट, वो नहीं होता है। आपको अगर आपको लग रहा है कि एक तरीके से आपका नहीं हो रहा है तो आपको यू हैव टू चेंज इट आउटराइटली, इनसाइड आउट। आपको अपना अपने आप का असेसमेंट करना है अगर आपको क्लियर करना है, ठीक है, वरना नहीं होता ना, फिर फाइनली देखो नहीं होता है। आपके अंदर एबिलिटी हो, आप कर सकते हो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन नहीं होता तो नहीं हुआ, दैट इज द एंड रियलिटी। और अगेन उसमें भी कई सारे डायमेंशंस हैं, मतलब देयर आर कैटेगरीज, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा फेवरेबल है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, स्पेशली दोज हु आर बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। आपका कॉम्पिटिशन बहुत बहुत सो स्टिफ कॉम्पिटिशन, 100 सीट आई आपको 25 भी नहीं है आपके लिए, मतलब 40 वाले से आपके लिए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। यू विल सी द मार्क्स इन दी जो आपके कट ऑफ जा रहे हैं उसमें आप विल सी द डिफरेंस, ठीक है। तो जिनको थोड़ा सा एडवांटेज है तो डोंट वेस्ट इट, जिनको भी एडवांटेज मिल रहा है डोंट वेस्ट इट। ये नहीं कि हम कम पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं, आप एफर्ट करो सबसे ज्यादा, ठीक है। और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं जिनको कि 40% में फाइट करना है, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं भाई, जान निकाल के रख दोगे तो क्या पता भगवान प्रसन्न हो जाए और दान दे दे, वरना तो फिर ठीक है। आई होप कि मैंने आपको कुछ बताया है, ठीक है, और आई होप कि आप में से कुछ लोग अच्छे से एग्जाम क्लियर करें, ठीक है, अपना भविष्य संवारे, और एक्चुअली जो आर नीडी, ठीक है, उनके लिए आप कुछ काम करें, ठीक है। सिस्टम आपको बहुत सारा टॉयल करेगा, एक बार अंदर जाने के बाद बहुत सारी चीजें गलत सही सब करना पड़ता है, लेकिन नॉनदलेस कुछ याद रखना चाहिए, ठीक, किसी को अच्छा लगना चाहिए आपकी वजह से, किसी का आपको दिल नहीं दुखाना है, ठीक है। बाकी ठीक है, जय हिंद, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।